हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने आपसे स्वर के विषय में चर्चा की थी। आज उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। व्यंजन की संख्या 33 है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अब हम व्यंजन के वर्गीकरण पे आते हैं। पहला वर्गीकरण है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेके म तक के वर्ड स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा है। ऊपर मैंने एक आपको ट्रिक दिया, आप देख रहे होंगे KTM 2। ये इनके उच्चारण स्थान के लिए है। जैसे के से कंठ, च वर्ग के लिए तालु है, टी से तालु, ट वर्ग के लिए मूर्धा है, मूर्धा के लिए एम है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, दांत के लिए डी है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ के लिए ओ है। और इन वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है, इसके विषय में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। अभी हमने आपको बताया ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ इनके उच्चारण स्थान है। जब इनको स्पर्श करते हुए हवा निकलती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान तालु है। र और ल का दंत मूल अथवा मसुड़ा, और ये वत्सर्य वर्ग में आते हैं। व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। अर्धस्वर, य और व को अर्धस्वर हम कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में भी आते हैं। लुंठित, र को लुंठित कहते हैं। क्यों लुंठित कहते हैं? क्योंकि र के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करते हुए लुढ़कती है, मतलब लुढ़कते हुए स्पर्श करती है, इसलिए इसे लुंठित कहते हैं। पार्शिव, ल पार्शिव वर्ण है क्योंकि ल के उच्चारण में हवा जिह्वा के पार्श्व भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में किसी स्थान विशेष पर घर्षण अथवा रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा अथवा गर्मी पैदा करे, इसके नाम से ही स्पष्ट है। ऊष्म अथवा संघर्षी मतलब ऊष्मा पैदा हो और घर्षण लगे जिसमें, तो इनकी भी संख्या 4 है। श, ख, स, ह। स का उच्चारण स्थान तालु है। ख का मूर्धा है। स का दंतमूल अथवा मसुड़ा, और ये वत्सर्य वर्ग में आते हैं। ह का उच्चारण स्थान कंठ है। आपके मन में ये विचार हो रहा होगा कि मूर्धा क्या है? मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग मूर्धा कहलाता है। और तालु, तालु तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, मतलब पिछला भाग तालु है और अगला भाग मूर्धा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब संयुक्त अक्षर, मतलब दो वर्डों के मेल से बने हुए अक्षर। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ कैसे बना है? क और ख से बना है। त्र, त और र से। ज्ञ, ज और इया से। श्र, श और र से मिलकर बना है। दो वर्डों से मिलकर बने, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुणित अथवा उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उन्हें द्विगुणित अथवा उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः शब्दों के बीच में या प्रारंभ में होता है, जैसे सड़क, मेढक, डफली, ढोलक, डलिया। तो जब ये बीच में आएंगे तो इनके नीचे बिंदु लगेगा, और जब ये प्रारंभ में आएंगे तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। वर्णों की संख्या, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि स्वर की संख्या 11 है। अंग, अ, अयोग, वा है, इनकी संख्या 2 है। व्यंजन की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। द्विगुणित की संख्या 2 है। इन पांचों को मिलाकर टोटल संख्या 52 है। आगत अथवा गृहित ध्वनियाँ,
इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। आगत मतलब आई हुई, गृहीत मतलब जिन्हें हमने ग्रहण किया है। बाहर से आई हुई ध्वनियाँ जिन्हें हमने ग्रहण किया है उन्हें आगत अथवा गृहीत ध्वनियाँ कहते हैं। अरबी फारसी से कौन कौन सी ध्वनियाँ आई हैं? क, ख, ग, ज, फ। जिनके नीचे बिंदु लगा हो, नुक्ता लगा हो, उन्हें हम अरबी फारसी के वर्ड समझ सकते हैं। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैंने अपने लिए बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं यूज़ इसका, या अपने अनुसार कुछ भी बना लीजिए। कागज खफ, कागज खफ। अंग्रेजी से कौन से वर्ड आए हैं? आ मतलब कि अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ड अंग्रेजी से आए हुए हैं, उन्हें हमने गृहीत किया है। घोषित्व के आधार पर, मैंने पिछली क्लास में ही आप लोग को घोषित्व के आधार पर पढ़ाया था, लेकिन उसमें केवल मैंने आपको सघोष पढ़ाया था क्योंकि वहाँ पर स्वर के विषय में चर्चा हो रही थी। और मैंने वहाँ आपको ये बताया था कि सभी स्वर सघोष होते हैं। तो पहले हम सघोष को पढ़ लेते हैं। सघोष अथवा घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम सघोष अथवा घोष ध्वनियाँ कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। और इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सभी स्वर सघोष हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन मतलब क ख को छोड़ दीजिए, क ख को छोड़ दिया, फिर उसके बाद ग घ और अंग। तीसरा, चौथा और पांचवा, ग घ और अंग, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऐसे ही आप च वर्ग में आइए, च छ को छोड़ दीजिए, ज झ और इया, तो ये सघोष कहे जाएंगे। अब अघोष के विषय में चर्चा करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ना हो, सघोष में कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। अभी मैंने आपको बोला ना कि क ख को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क और ख अघोष हैं और फिर ग घ और अंग सघोष हैं। प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण, महाप्राण, ये दो प्रकार के होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अल्प प्राण नाम से क्लियर है, मतलब कम हवा निकल रही है, मतलब अल्प प्राण का यूज हो रहा है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। क वर्ग को अब लीजिए, क वर्ग में पहला क, फिर ग तीसरा और अंग पांचवा। इसी प्रकार आप सभी वर्ग में अल्प प्राण छांट सकते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, नाम से स्पष्ट है, महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, अभी मैंने बोला ना कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, तो उसी प्रकार दूसरा और चौथा महाप्राण। दूसरा चौथा कौन सा हुआ? क वर्ग में देखिए ख हुआ और घ, ख और घ, ये दूसरे और चौथे व्यंजन है। मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट भी इंक्लूड कर दिया है समझने के लिए और अच्छे से। मैंने आपको ऊपर अभी जितना भी स्वर और व्यंजन पढ़ाया उसका ये चार्ट है। आप इस चार्ट से पूरा क्लियर कर सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन कौन से अंतस्थ हैं, कौन से ऊष्म हैं, कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। सघोष और अघोष अभी आप लोग को वो भी मैंने, अगर अच्छे से क्लियर ना हो पाया हो तो उसके लिए भी एक चार्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हिंदी वर्णमाला का मैंने जो आप लोग को पढ़ाया है, एक फर्स्ट भाग और ये दूसरा भाग, इन दो भाग में आज हिंदी वर्णमाला कंप्लीट होती है। और आगे की क्लास में मैं इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू।